हेलो स्टूडेंट, हम लोग लगातार फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 विकिरण व द्रव्य की द्वैत प्रकृति पढ़ते आ रहे हैं। कुछ क्लासेज हमारी हो चुकी हैं, कुछ क्लासेज हम कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश के तरंग सिद्धांत की असफलता। यानी प्रकाश के विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में प्रकाश का तरंग सिद्धांत असफल क्यों रहा। इससे पहले वाली क्लास में जो मैंने आपको वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन करके बताया था। अगर बेटा हम प्रकाश के तरंग सिद्धांत की बात करें तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी तरंग की जो ऊर्जा है, तरंग की ऊर्जा तरंग की तीव्रता और उसके आयाम पर निर्भर करती है। तो अगर मैं प्रकाश को तरंग रूप में मानूं तो प्रकाश की जो ऊर्जा है वो निश्चित रूप से उसकी तीव्रता और आयाम पर निर्भर करेगी। तो अगर हम तरंग सिद्धांत के हिसाब से बात करें कि भाई अगर प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। भाई प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकाश की तरंग की जो ऊर्जा है वो उसके आयाम और तीव्रता पर निर्भर करती है। तो मैं आपसे सिंपल सा कंसेप्ट कहता हूँ, अगर किसी भी धातु की सतह पर अधिक तीव्रता वाला प्रकाश आपतित होगा, इसका मतलब अधिक ऊर्जा वाला प्रकाश आपतित होगा। जब अधिक ऊर्जा वाला प्रकाश आपतित होगा तो धातु की सतह पर जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके को भी अधिक ऊर्जा मिलेगी। जब इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा मिलेगी तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे उनकी ऊर्जा भी क्या होगी, अधिक होगी। तो इसका मतलब प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि धातु की सतह पर अगर उच्च तीव्रता वाला प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन हैं उनकी ऊर्जा भी अधिक यानी उच्च होनी चाहिए। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है, जब हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन किया था, कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो पहला तो यहाँ फॉल्ट हो गया। भाई वो कह रहा है कि भाई अधिक तीव्रता वाला प्रकाश आपतित होगा तो अधिक ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, लेकिन हम जानते हैं कि जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अच्छा, दूसरा हम लोग बात करें, दूसरा क्या बात करेंगे कि भाई अभी अभी मैंने आपसे कहा कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत के अनुसार हम लोग ये कह सकते हैं कि जो आपतित प्रकाश की ऊर्जा है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इसका मतलब ये निकला, अगर मैं किसी भी धातु की सतह पर उच्च तीव्रता वाला प्रकाश आपतित करता हूँ, यानी मैं उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश आपतित करता हूँ, जब इलेक्ट्रॉनों को उच्च ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके वहाँ से क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। इसका मतलब आपतित प्रकाश की आवृत्ति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यानी प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि धातु की सतह पर उच्च ऊर्जा वाला प्रकाश यानी उच्च तीव्रता वाला, ये तो कह रहा है भाई प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि धातु की सतह पर उच्च तीव्रता वाला प्रकाश आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना ही चाहिए, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कुछ भी हो। लेकिन हम लोगों ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रायोगिक अध्ययन में पढ़ा था कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना तब तक संभव नहीं है जब तक आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम से कम दहली आवृत्ति के समान ना हो। तो दोनों पॉइंट प्रॉब्लम आ गई। तीसरा सुने, मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये रूम है, ये रूम है, इसमें ये पर्सन बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कमरे में मैंने 10 लोगों को बैठा दिया। अब 10 लोगों को बैठाने के बाद हम क्या करते हैं कि भाई मैं बोलता हूँ हाँ बेटा सभी बच्चे सुनिए, तो इस बात को ये भी सुनेगा, 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 ये भी सुनेगा। यानी जब मैंने बोला तो ध्वनि तरंग गई और ध्वनि तरंग की जो ऊर्जा है वो इन सभी के बीच में समान रूप से विभाजित हो गई। यानी तरंग जब भी किसी भी सतह पर आपतित होती है तो वह सतह पर जितने भी कण होते हैं उन सभी के बीच में अपनी ऊर्जा का समान रूप से वितरण कर देती है। लेकिन सपोज करो अगर मैं किसी एक के चाटा मारूं तो केवल एक ही तो लगेगा, ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 एक साथ लग जाएगा। हाँ, एक तरीके से लग सकता है। अगर साउथ की पिक्चर हो, मैं रजनीकांत हूँ, रजनीकांत तो एक के मारेगा 10 गिरेंगे, लेकिन भैया सच्चाई तो ये है, रियलिटी में एक के मारेंगे तो एक के ही लगेगा। यानी
कण अपनी ऊर्जा केवल एक कण को ही स्थानांतरित कर सकता है। तो तरंग और कण में ये अंतर हो गया। तरंग की ऊर्जा तो वहाँ जितने भी कण हैं उन सभी के बीच में समान रूप से वितरित हो जाती है, जबकि कण की ऊर्जा केवल एक कण को ही स्थानांतरित होती है। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई ये धातु की सतह है, धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये धातु की सतह पर 10 इलेक्ट्रॉन है। सपोज कीजिए धातु की सतह पर कोई प्रकाश तरंग आपतित होती है, तो ये जो तरंग की ऊर्जा है वो इन सभी इलेक्ट्रॉनों के मध्य समान रूप से वितरित हो जाएगी। अब मैं आपसे कहूँ कि इनमें से किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल गई तो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उपयोग करेगा और वहाँ से निकल जाएगा। और जो प्रकाश तरंग आपतित हुई है, सपोज करो प्रकाश तरंग भी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाली आपतित होती है। यानी यहाँ पर जो प्रकाश तरंग आपतित होती है उस प्रकाश तरंग की ऊर्जा कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बेटा ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है वहाँ यहाँ आप देखिए इन 10 इलेक्ट्रॉनों के मध्य समान रूप से विभाजित हो जाएगी। जब समान रूप से विभाजित हो जाएगी तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन को केवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मिल पाएगी, जबकि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। फिर क्या होगा? एक और तरंग आएगी, उस तरंग की ऊर्जा भी इन सब के बीच में फैल जाएगी। फिर एक और तरंग आएगी, उस तरंग की ऊर्जा भी इन सब के बीच वितरित हो जाएगी। एक और तरंग आएगी, उसकी ऊर्जा भी इनके बीच वितरित हो जाएगी। तो अभी तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर ही पहुंचा। आपको चाहिए कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ लगातार तरंग आपतित होती रहेंगी, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे 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 बढ़ती रहेगी। और जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा का उपयोग करके तुरंत ही यहाँ से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य स्पष्टता होनी चाहिए। अगर मैं प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार बात करूं तो धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई ना कोई समस्पष्टता होनी चाहिए। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव का जब प्रायोगिक अध्ययन हमने किया था तो उसमें हमने पढ़ा था कि धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई भी समस्पष्टता नहीं होती। जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश आपतित होता है तुरंत ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है। वो कब हो सकता है? सपोज करो प्रकाश की अगर कणीय प्रकृति हो और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला कोई कण यहाँ पर आपतित हो, तो कण यानी फोटोन जिस भी इलेक्ट्रॉन से टकराएगा उसको अपनी पूरी की पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दे देगा। इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को लेगा और तुरंत ही यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा। यानी धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई भी समस्पष्टता नहीं होगी। तो ये तीनों पॉइंट ये क्लियर करते हैं, ये हमें अच्छी तरह से समझाते हैं कि प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं कर सकता। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या केवल और केवल और केवल प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर ही किया जाना संभव है। ओके बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो अभी हमने समझा। अब हम पढ़ेंगे फोटोन की अवधारणा। कंसेप्ट ऑफ फोटोन, यानी हम देखेंगे फोटोन क्या है। समझे सभी अच्छी तरह से? फोटोन की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ फोटोन के बारे में अब हम लोग बेटा यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। आप सभी लोग अच्छी तरह से सुनना और समझना। फोटोन, देखो प्लांक ने क्या कहा था? प्लांक ने कहा था कि जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या ऊर्जा का अवशोषण होता है वो सतत ना होकर विविक्त होता है। वो छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है और उनको उन्होंने नाम दिया था क्वांटा। आगे जाके आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि उसका उत्सर्जन और अवशोषण विविक्त होता है, यानी पैकेट के फॉर्म में होता है। वास्तव में वो खुद ही पैकेट का बना होता है। यानी उसने कहा कि विकिरण स्वतः विविक्त होता है, और क्योंकि विकिरण स्वतः विविक्त होता है इसलिए उसका उत्सर्जन और अवशोषण छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है। और आइंस्टाइन ने उन्हीं को क्या नाम दिया था? फोटोन नाम दिया था। अंतर क्या है कि भाई प्लांक ने कहा कि उसका उत्सर्जन या अवशोषण पैकेट के फॉर्म में होता है और आइंस्टाइन ने कह दिया वो खुद ही छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में होता है।
उसने क्या कहा, दोबारा मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सही बच्चे अच्छी तरह से समझिए। उन्होंने क्या कह दिया कि भाई स्वयं विकिरण क्या होता है, विविक्त होता है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स या बंडल के रूप में होता है, और इनको आइंस्टाइन ने क्या नाम दिया था, फोटोन नाम दिया था। अच्छा देखो बेटा, अब फोटोन क्या है, केवल ऊर्जा है। हम कहते हैं इसलिए जो फोटोन होता है उसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, परंतु फोटोन से विकिरण ऊर्जा संबद्ध होती है, जुड़ी होती है। क्या बोलते हैं, फोटोन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, परंतु फोटोन से क्या होती है, विकिरण ऊर्जा संबद्ध होती है, जुड़ी हुई होती है, यानी ये विकिरण ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं। दूसरा हम बात करें, हम कहते हैं फोटोन सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से गमन करते हैं, और प्रकाश का वेग आप सभी लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। हम क्या बोलेंगे, इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है, परंतु इससे विकिरण ऊर्जा संबद्ध होती है, और फोटोन सभी दिशाओं में क्या करते हैं, प्रकाश के वेग से गमन करते हैं। और बेटा प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर। हम कहते हैं जब फोटोन किसी भी सतह पर आपतित होता है, जब फोटोन किसी भी सतह पर आपतित होता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धात्विक सतह के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करता है और तुरंत ही धातु की सतह से बाहर आ जाता है। यानी जो भी इसके पास ऊर्जा होगी वो पूरी की पूरी ऊर्जा ये धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को लेगा और ऊर्जा को लेकर तुरंत ही धातु की सतह से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। अगला हम कहते हैं फोटोन जब भी किसी भी धातु की सतह पर आपतित होता है, फोटोन के किसी भी धातु की सतह पर आपतित होने पर संपूर्ण फोटोन का ही अवशोषण किया जाता है, उसके किसी अंश का नहीं होता। इसका मतलब क्या है बेटा समझे, जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा चाहिए। फोटोन आया और जो फोटोन आया था उसके पास 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा थी, तो ऐसा नहीं होगा इलेक्ट्रॉन बोले ऐसा करो फोटोन भैया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो आप मुझे दे दो और 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप अपने पास रख लो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, फोटोन की पूरी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जब भी फोटोन किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो संपूर्ण फोटोन का ही अवशोषण होता है, यानी फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा का अवशोषण होता है, उसके किसी अंश का नहीं होता। अगला देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो फोटोन होता है वो विद्युत उदासीन होता है। कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है, और क्योंकि विद्युत उदासीन होता है अतः इस पर विद्युत क्षेत्र व बेटा चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यानी इनको अगर मैं विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजारता हूँ ना तो ये बिल्कुल सीधे सीधे जाते हैं, ये विचलित नहीं होते। ऐसा नहीं है, ऐसा है ना तो बिल्कुल स्ट्रेट जाता रहेगा, ऐसे इधर उधर 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 कहीं नहीं घूमेगा। क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि अगर बेटा विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल लगता है और विद्युत बल का फॉर्मूला होता है QE, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल लगता है और इसका फॉर्मूला होता है QVB। यानी विद्युत बल और चुंबकीय बल दोनों के लगने के लिए ही आवेश की आवश्यकता होती है। और मैंने अभी अभी आपको पॉइंट क्या बताया कि फोटोन कैसा होता है, विद्युत उदासीन होता है। जब विद्युत उदासीन होगा तो बेटा इस पर आवेश का मान कितना होगा, 0 होगा, और जब आवेश का मान 0 होगा तो इस पर विद्युत बल का मान भी 0 होगा और इस पर चुंबकीय बल का मान भी 0 होगा। यानी ना ही इसके ऊपर कोई विद्युत बल लगेगा, ना ही इसके ऊपर कोई चुंबकीय बल लगेगा। जब ना विद्युत बल लगेगा ना चुंबकीय बल लगेगा तो ये विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र से अप्रभावित रहेगा। यानी इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों से अप्रभावित रहता है, इसके ऊपर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ओके बेटा, कोई दिक्कत। हम कहते हैं जब फोटोन किसी भी कण से टकराता है, इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, कुल संवेग भी हमेशा संरक्षित रहता है, लेकिन फोटोन की संख्या जरूरी नहीं उतनी रहे। भाई फोटोन को अगर कोई इलेक्ट्रॉन अवशोषित कर लेगा तो वो तो खत्म हो जाएगा। तो हम कहते हैं बेटा कि फोटोन व कण की टक्कर में कुल ऊर्जा व कुल संवेग तो संरक्षित रहता है, लेकिन उनकी संख्या का नियत रहना आवश्यक नहीं है। दूसरा हम कहते हैं कि अगर मैं किसी भी फोटोन की बात करूं, अगर मैं किसी भी
फोटोन की बात करता हूं तो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। यानी फोटोन की ऊर्जा E प्रोपोर्शनल किसके हो जाती है, न्यू के। न्यू क्या है, आवृत्ति। पूरी फिजिक्स में जब भी बेटा प्रोपोर्शनल साइन को रिप्लेस करेंगे तो एक नियतांक से करेंगे। यहाँ नियतांक आता है H और H कहलाता है प्लांक स्थिरांक। ठीक है बेटा, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपसे कि जो फोटोन की ऊर्जा है वो उसकी आवृत्ति के समानुपाती होती है। E प्रोपोर्शनल न्यू के हो जाएगा। समानुपाती चिन्ह को हटाया, नियतांक आया, नियतांक आया यहाँ पर H को हमने कहा प्रांक स्थिरांक। ये हो जाता है 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। मान क्या होता है इसका, 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड। अच्छा, आप सब लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी होगी अच्छी तरह से कि भैया न्यू इजकल टू सी अपॉन लेमडा होता है। जब न्यू इजकल टू सी अपॉन लेमडा होता है तो इसको मैं एच सी अपॉन लेमडा भी तो कह सकता हूँ भैया। तो इसका मतलब अगर आप ई के फॉर्मूले की बात करें तो ई का फॉर्मूला आप चाहें तो एच न्यू यूज कर सकते हैं और आप चाहें तो एच सी अपॉन लेमडा यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बेसिस पर आप कह रहे हैं कि ई न्यू के समानुपाती है। जब ई न्यू के समानुपाती है तो बेटा अगर मैं ई और न्यू यानी फोटोन की ऊर्जा और आवृत्ति के मध्य वक्र खींचूं तो वक्र कैसा होना चाहिए, सरल रेखा। दूसरा मैं कहूंगा कि भाई ई लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर मैं तरंग दैर्घ्य से वक्र खींचूं तो कैसा आएगा, आयताकार अतिपरवलयाकार। ये तो हो गया ई प्रोपोर्शनल न्यू का कर्व और ये हो गया ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा का कर्व। तो देखो सिंपल सा हमने कह दिया फोटोन की ऊर्जा उसकी आवृत्ति के समानुपाती है। समानुपाती के चिन्ह को हटाया, नियतांक आ गया एच जिसको आपने कहा प्लांक स्थिरांक, न्यू को आपने सी अपॉन लैम्डा लिख के देख लिया। प्लांक स्थिरांक का मान आप लोगों ने बता दिया भैया 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। आपने इन दोनों के वक्र देख लिए। तो बेटा ये था फोटोन की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ फोटोन। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और वो है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। समझिए बेटा अच्छी तरह से, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन यानी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। देखिए किसकी बात कर रहे हैं हम, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। देखो आइंस्टीन ने कहा, जैसे सपोज करो कोई धातु की सतह है, ये धातु की सतह पर बेटा ये इलेक्ट्रॉन है। धातु की सतह पर हम किसी फोटोन का आपतन कराते हैं और जो फोटोन की आवृत्ति है वो न्यू है। धातु की सतह पर हम किसी फोटोन का आपतन करा रहे हैं और फोटोन की आवृत्ति न्यू है तो इसकी ऊर्जा एच न्यू हो जाएगी। ये फोटोन जब धातु की सतह पर आएगा और इस इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा गया तो ये अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ग्रहण करके सबसे पहले बाहर आएगा। बाहर आएगा और बाहर आने के लिए जो आवश्यक मिनिमम ऊर्जा है उसको आपने कार्यफलन कहा था। आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा है वो कार्यफलन कहलाती है, यानी वो कार्यफलन के रूप में उसका उपयोग कर लेगा। कार्यफलन के बाद जो ऊर्जा बचेगी वो इसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगी और उसका उपयोग करके ये गति करता रहेगा। अब बोलो सर ये अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या है, समझ में नहीं आया। तो देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ, सपोज करो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता है। जो फोटोन आपतित हो रहा है वो 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला हो रहा है। तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पूरी की पूरी 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। इलेक्ट्रॉन इस 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा को पूरी को ले लेगा और इसको लेके सबसे पहले बाहर आएगा। बाहर आएगा तो बाहर आने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उपयोग कर लेगा। अब कितनी ऊर्जा बची इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या इससे ज़्यादा इसकी गतिज ऊर्जा हो सकती है क्या भाई, अधिकतम इतनी ही तो ऊर्जा बचेगी। अगर ऊर्जा का कहीं हानि हो गई तो फिर तो इससे भी कम बचेगी। तो यानी जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कितनी होगी, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई ना। तो हम कहते हैं धातु की सतह पर किसी फोटोन के आपतित होने पर वह फोटोन अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है।
यह ऊर्जा दो काम में आती है। सबसे पहले ये कार्यफलन के रूप में परिवर्तित हो जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने के काम आती है, यानी कार्यफलन के रूप में। और जो शेष ऊर्जा है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जैसे मैं कहूँ धातु की सतह पर आपतित जो फोटोन की ऊर्जा थी वो ई थी। अब ई में से एक तो क्या बन गया भैया, कार्यफलन, और एक क्या बन गया, अधिकतम गतिज ऊर्जा। ये तो है भाई, उस ऊर्जा का उपयोग एक तो किस में किया, कार्यफलन में किया। ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर आ गया, और बाहर आने के बाद फिर उसने क्या करना प्रारंभ कर दिया, गति करना प्रारंभ कर दिया। गति करना प्रारंभ कर दिया यानी ये इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती। अगर मैं कहूँ धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू है तो इसकी ऊर्जा एच न्यू हो जाएगी बराबर फाई नॉट प्लस। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का सूत्र आप लोगों ने हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है। हाफ एम वी स्क्वायर पढ़ा है तो क्या आएगा, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। कि भैया मैक्सिमा मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि जब इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम है तो चाल भी अधिकतम होनी चाहिए। इसको हम क्या कह सकते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। अभी हम आगे जितने भी समीकरण पढ़ेंगे ना बेटा, वो सारे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ही होंगे, लेकिन उनको परिवर्तित रूप में हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपसे कह दिया एच न्यू बराबर फाई नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर, इसको एक कह दिया। अब सुनते हैं ना, अगर सपोज करो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है। दहली आवृत्ति क्या परिभाषा थी, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता है उसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। अब जब आवृत्ति न्यूनतम है तो इस समय ऊर्जा भी न्यूनतम होनी चाहिए, और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा है वो कार्यफलन कहलाती है। समझ ना आराम से, यानी मैं आपसे कहूं कि भाई इस पे जो फोटोन आ रहा है ना वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला ही आ रहा है। जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाला फोटोन आएगा तो फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा ले लेगा और उस ऊर्जा को लेके बाहर आ जाएगा। लेकिन जब ये बाहर आएगा तब तक ये पूरी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उपयोग कर चुका होगा, और जब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का उपयोग कर चुका होगा तो बाहर आके इसकी ऊर्जा कितनी रहेगी, 0, यानी इसकी गति ऊर्जा 0 हो जाएगी, फिर चल फिर नहीं पाएगा ये, इसकी चाल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम कहते हैं यदि सपोज करो धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति के बराबर है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तो हो जाता है, लेकिन जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम चाल है वो कितनी होती है, 0 होती है। 0 होती है तो यहाँ रख के देखो भैया, एच न्यू की जगह में न्यू नॉट रखा बराबर फाई नॉट प्लस 0, यानी फाई नॉट बराबर कितना आ गया, एच न्यू नॉट आ गया। अब फाई नॉट की जगह मैं एच न्यू नॉट लिखूंगा, देखो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर। इसको भी हम क्या कहते हैं, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। बहुत आराम से समझना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। तो देखो एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर, या इसको मैं ये कह सकता हूँ हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट कह सकते हैं। हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बराबर, भाई इसको आप पक्षांतरित करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ना, तो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। और देखें भैया क्या कह सकते हैं, देखें हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बराबर, अब न्यू को हम क्या कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट हमारे सामने ये आ जाता है। न्यू को हम क्या कह सकते हैं, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर, न्यू होता है बेटा सी अपॉन लेमडा, और ये क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा नॉट। तो यानी इसको भी आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण कह सकते हैं। हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बराबर एस सी अपॉन लेमडा माइनस में कितना हो जाएगा, एस सी अपॉन लेमडा नॉट। ठीक है बेटा, तो ये सारे के सारे क्या चल रहे हैं, हमारे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण ही चल रहे हैं। एक और देखते हैं भैया, एक और क्या, आपको याद हो जब मैंने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन आपको कराया था तो मैंने कहा था कि निरोधी विभव पर जो ऊर्जा होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, और आपको मैंने फॉर्मूला बताया था हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इज इक्वल टू ई वी नॉट, याद है।
निरोधी विभव पर जो ऊर्जा होती है वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, और वो कितनी हो जाती है, हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर बराबर ई वी नॉट। अब इसको उठा के यहाँ रख रहा हूँ भैया, देख लेना जरा, ये जो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर है ना, इसके आगे मैं ई वी नॉट लिखूंगा तो क्या आएगा, ई वी नॉट बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये तो आएगा भाई एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, तो मैंने एच टी लिख दिया, ये जो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर था इसके ई वी नॉट लिख दिया। अच्छा, इससे फिर मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि वी नॉट बराबर ई को ट्रांसफर कर रहा हूँ, बराबर आ जाएगा एच अपॉन ई न्यू अपॉन एच अपॉन ई न्यू नॉट। ये भी भैया आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, ये भी आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। तो वी नॉट बराबर क्या हो गया, एच अपॉन ई न्यू माइनस एच अपॉन ई न्यू नॉट। अच्छा, आप लोगों ने जब 11th क्लास पढ़ी होगी तो सर ने आपको एक सरल रेखा का समीकरण बताया होगा। सरल रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी, यानी ये किसका समीकरण, सरल रेखा का है। इस कंडीशन में y और x के मध्य जो वक्र है वो सरल रेखा प्राप्त होता है। यहाँ जो m है वो कहलाती है वक्र की प्रवणता, और c होता है वक्र पर काटा गया अंतःखंड, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन यानी अंतःखंड। ओके, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस सी किसका वक्र समीकरण होता है, सरल रेखा का समीकरण होता है, जिसमें m क्या होता है, वक्र की प्रवणता, और c होता है अंतःखंड। अब जरा ऊपर वाले और नीचे वाले को देखो, यहाँ मैं कह रहा हूँ अगर y और x के मध्य वक्र खींचूंगा सरल रेखा आएगा। यहाँ मैं कहूँगा कि निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य यदि वक्र खींचा जाए ना बेटा तो सरल रेखा प्राप्त होगा। भाई ये प्लस माइनस नहीं आता है, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, अंतःखंड के ऊपर डिपेंड करता है, तो यहाँ माइनस आ गया, ठीक है भैया। अच्छा, तो निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य वक्र कैसा आएगा, सरल रेखा। यहाँ m क्या है, वक्र की प्रवणता, और यहाँ पर वक्र की प्रवणता हमारे लिए क्या हो जाएगी, h अपॉन ई। तो हम कहते हैं बेटा कि निरोधी विभव व आवृत्ति के मध्य खींचा गया वक्र एक सरल रेखा प्राप्त होता है, जिसकी प्रवणता किसको बताती है, h अपॉन ई को बताती है। रिपीट कर रहा हूँ, क्या है कि अगर आप निरोधी विभव और आवृत्ति के मध्य यदि वक्र खींचेंगे तो वक्र हमको कैसा प्राप्त होगा, सरल रेखा प्राप्त होगा, और जिसकी प्रवणता किसको बताएगी, h अपॉन ई को बताएगी। आप समझे अच्छी तरह से। जरा ये वक्र मैं आपको बना के दिखा देता हूँ बेटा, ये वक्र कैसा मिलेगा। सभी अच्छी तरह से समझेंगे बेटा, देखिए ये निरोधी विभव, ये आवृत्ति, सरल रेखा हो गया। मैंने आपको बता ही रखा है ये वक्र आपका दहली आवृत्ति से स्टार्ट होगा, पहले बता रखा है। अगर आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन ही नहीं होगा, आपको आवश्यकता ही नहीं है निरोधी विभव की। उसके बाद देखो ये वक्र कैसा मिला है, सरल रेखा, काटा गया अंतःखंड, आप देख सकते हैं बेटा ऋणात्मक आ रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ना। और अगर मैं वक्र की प्रवणता की बात करूं, वक्र की प्रवणता जो होता है टेन थीटा, ये बराबर किसके होता है, h अपॉन ई के। वक्र की प्रवणता जो क्या है टेन थीटा, ये किसके बराबर हो जाता है, h अपॉन ई के बराबर हो जाता है। ओके बेटा, तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, वो है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। बहुत अच्छी तरह से समझना इसको, हम पढ़ेंगे आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो हमने प्रायोगिक अध्ययन किए थे उनको हम यहाँ एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। क्या टॉपिक है, हाँ तो बेटा जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक की हम लोग बात कर रहे हैं वो है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, यानी हम आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करके बताएंगे। और इसके लिए जिस समीकरण का मैं उपयोग करूंगा वो समीकरण मैं आपके सामने लिख रहा हूं, सभी अच्छी तरह से सुनना और समझना। समीकरण हमारा आएगा हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये समीकरण पढ़ा था ना हमने। सबसे पहले मैं कहूँ इस समीकरण में क्या आपको कहीं पर प्रकाश की तीव्रता का कोई ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो हम बोलेंगे सबसे पहला पॉइंट, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण ये कहता है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा
आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहाँ केवल हमने आवृत्ति वाले पॉइंट को ले रखा है, आप देख सकते हैं तीव्रता वाला कोई पॉइंट नहीं है, तो हम कहते हैं उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अगला पॉइंट, अगर मैं आपसे कहूं कि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो, अगर धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो तो आप देखेंगे कि एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से ज़्यादा होगी, और जब एच न्यू की वैल्यू एच न्यू नॉट से ज़्यादा होगी तो ये जो अंतर आएगा वो अंतर कैसा आएगा, धनात्मक आएगा। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो कैसी मिलेगी बेटा, आपको धनात्मक मिलेगी। और धनात्मक गतिज ऊर्जा होना ये बताता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। अगला देखिए, हम कहते हैं अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो, यानी न्यू का मान न्यू नॉट से कम हो, तो जो एच न्यू है बेटा वो एच न्यू नॉट से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, जब एच न्यू इससे कम होगा तो इसका मतलब जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर, वो आपको कैसी मिलेगी, ऋणात्मक मिलेगी। और ऋणात्मक गतिज ऊर्जा कभी होती नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं। दोबारा समझें, सबसे पहला पॉइंट हम कहते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर देखो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट है, न्यू आवृत्ति है, तो हम बोलेंगे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगला हम बोलेंगे यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक है, न्यू न्यू नॉट से अधिक है, तो उस कंडीशन में आप देख सकते हैं एच न्यू नॉट से ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो जो हाफ एम वी मैक्सिमा स्क्वायर है, इन दोनों का अंतर है वो धनात्मक मिलेगा। यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा धनात्मक होती है, इसका मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। अगला मैं कहूं यदि धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम हो, न्यू का मान न्यू नॉट से कम हो, तो एच न्यू का मान एच न्यू नॉट से कम हो जाएगा। जब एच न्यू नॉट से कम होगा तो ये जो अंतर होगा बेटा वो ऋणात्मक आएगा, यानी उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक होगी। और ऋणात्मक होने का मतलब धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है, क्योंकि गतिज ऊर्जा ऋणात्मक नहीं होती। अगला हम कहते हैं जैसे ही धातु की सतह पर फोटोन आपतित होता है, फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है और तुरंत ही धातु की सतह से बाहर चला जाता है। यानी धातु की सतह पर प्रकाश के आपतन और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई भी समय पश्चता नहीं होती। ठीक है बेटा, तो ये क्या है टॉपिक हमारा, आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या। बार बार इसलिए बोलता हूँ जिससे आप नोट भी कर सकें। पहला पॉइंट क्या है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। दूसरा पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के दहली आवृत्ति से अधिक होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा धनात्मक प्राप्त होती है, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव है। अगला, धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति के दहली आवृत्ति से कम होने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है, अर्थात धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं है। अगला हम लास्ट कहते हैं धातु की सतह पर फोटोन के आपतित होने पर फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेता है और तुरंत ही धातु की सतह से बाहर चला जाता है। यानी धातु की सतह पर फोटोन के आपतन और धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के मध्य कोई भी समय पश्चता नहीं होती। अब मेरी बात सुने बेटा, इस चैप्टर में आपके 2-3 टॉपिक रह गए बस। एक रह गया है डी ब्रोगली परिकल्पना, एक रह गया है डेविसन जर्मर प्रयोग, और एक रह गया है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इन तीनों टॉपिक को मैं कंप्लीट कर दूंगा, चाहे वो आपका 40 मिनट्स का बने चाहे 45 मिनट्स का बने, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें इसके न्यूमेरिकल में अपलोड कर दूँगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताना, मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व आपके लिए करा दूँगा। तो फिलहाल आज के लिए बाय।